press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम पाठ 5 संयुक्ताक्षर इसके बारे में जानेंगे। क्या है संयुक्ताक्षर, ये संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं, ये सब हम जानेंगे। यानी संयुक्ताक्षर होता है दो व्यंजनों के मेल से, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर क्या होता है संयुक्ताक्षर बनता है। ये संयुक्ताक्षर 4 हैं। कितने हैं संयुक्ताक्षर? 4 संयुक्ताक्षर हैं। वो हैं 4 संयुक्ताक्षर हैं, जैसे ही ओ, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है ना। इन अक्षरों को तो हम वर्णमाला में नहीं गिनते क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने रहते हैं। कौन से? संयुक्ताक्षर, दो व्यंजनों के मेल से। अब हम जानेंगे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र में कौन से दो व्यंजन मेल हुए हैं, यानी कौन से दो व्यंजन संयुक्त हुए हैं। वहाँ हमको पता चलता है संयुक्त ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ उंटागुते। हम देखेंगे क्ष में कौन से दो व्यंजन हैं, क और श है ना। क और श के मेल से हमको क्या मिलता है? क्ष संयुक्ताक्षर मिलता है। जैसे ही त्र में त और रा के मेल से हमको त्र संयुक्ताक्षर मिलता है। जैसे ही ज्ञ में ज, जमा, न्या, ये तो आप जानते हो हलंत का मात्रा। ज हलंत का मात्रा, न्या क्या होता है वो ज्ञ। जैसे ही श्र, श हलंत की मात्रा, र जोड़े तो इन दोनों व्यंजनों को जोड़े तो क्या होता है? कौन से अक्षर मिलते हैं हमको? श्र संयुक्ताक्षर मिलता है। संयुक्ताक्षर कैसे बनता है? ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ कैसे बनता है, ಹೇಗೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ? दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। क्या है? दो व्यंजनों के मेल से, यानी दो अलग अलग व्यंजन मिलने से क्या होता है? संयुक्ताक्षर बनता है। मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। संयुक्ताक्षर कैसे बनता है, इस प्रश्न के लिए आप उत्तर लिख सकते हो। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। अब देखो बच्चों, ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ कैसे बनता है, संयुक्ताक्षर कितने हैं, संयुक्ताक्षर कितने हैं लिखिए ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? तब आप क्या करते हो? संयुक्ताक्षर 4 है, लिखिए ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्ताक्षर 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्ताक्षर कैसे बनता है, इस प्रश्न के लिए उत्तर होता है दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। यहाँ दोनों आप याद में रखना है। अब हम देखेंगे दो अलग अलग व्यंजनों से एक संयुक्ताक्षर बनता है। जिस संयुक्ताक्षर से हम क्या करेंगे? एक शब्द बनाएंगे। यहाँ भी हम देखेंगे। पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या करती हूँ, दो व्यंजन, जैसे ही उससे उन दोनों व्यंजनों के मेल से कौन सा संयुक्ताक्षर हमको मिलता है। देखो दो अलग अलग व्यंजन ना, उन व्यंजनों जोड़ने से हमको संयुक्ताक्षर मिलता है। या तो आप जाने हो। अब हम देखेंगे क जमा ख है ना, क्या होता है? ख। इससे यानी हम शब्द बनाते हैं मक्खन, है ना। मक्खन, मक्खन यानी बेन्ने, बटर।
अंग्रेजी में उसका अर्थ होता है बटर, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ. जैसे ही का जमा ता, का जमा ता, अक्त, का मते ता, का और ता के मेल से हमको अक्त संयुक्ताक्षर मिलता है, जिससे हम शब्द बनाते हैं वक्त, है ना. वक्त, वक्त, सक्त आदि शब्दों को हम बनाते हैं. वक्त यानी टाइम, जिसे हम समय भी बोलते हैं. वक्त का और एक अर्थ होता है समय, है ना. वक्त का और एक अर्थ होता है समय. जैसे आगे हम देखेंगे का और ता, का जमा त, जिससे तख्त हम शब्द बनाते हैं तख्त. तख्त यानी ट्रोन, सर टर्न आगोದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು. जैसे आगे देखेंगे ग जमा व, जिससे ग्वा हमको मिलता है. ये क्या है? आधे अक्षर है ना. ये तो का व्यंजन का आधा अक्षर होता है. हलंत की मात्रा डाले तो वहाँ आधा अक्षर बन जाता है. अक्षर के नीचे हलंत की मात्रा लगाए तो वो क्या होता है? आधा अक्षर बनता है. गा और वा के मेल से ग्वा समेत अक्षर हमको मिलता है ग्वाला. ಗ್ವಾಲ, ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ವಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, जिसे हम बोलते हैं ग्वाला. यहाँ देखेंगे जैसे ही और अनेक अलग अलग व्यंजनों के साथ मिलकर संयुक्ताक्षर कैसे बनता है, जिससे हम शब्द कैसे बनाते हैं, यहाँ भी हम देखेंगे. जैसे ही ट, ट जमा ठ, ठ होता है मट्टा. ಮಟ್ಟ ಯಾನಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಮಟ್ಟ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಯಾನಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಮಟ್ಟ ಯಾನಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ನ್ಯಾ, ना जमा या, जिससे हमको मिलता है न्या, पुण्य. जो कुछ भी काम करते हैं यानी अच्छी काम करना चाहिए, है ना. अच्छी काम करें तो हमको क्या मिलती है? ನಾವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೈಸೆ ಹಿ ಥ, त जमा त से होता है त, यानी पत्थर. पत्थर यानी स्टोन. पत्थर फेंके तो बहुत दूर जाता है. पत्थर लेकर यानी फलों को मारे तो फल नीचे गिर जाता है. जैसे ही पत्थर पानी में डालते तो वहाँ क्या होता है? डूबता है. पत्थर पानी में डूबती हैं. जैसे ही त्या, ता जमा या, त्या सत्य. सत्य मिथ्या. सत्य यानी ट्रू, मिथ्या ಲೈ, है ना. सत्य असत्य ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. सत्य असत्य यानी हम हर समय क्या करना है? सत्य बात पर ही
बात करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। जैसे ही तथ्य ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, तथ्य ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. जैसे हम आगे देखते हैं द्वा, द जमा व, द्व यानी ध्वनि, है ना, ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड, साउंड. अध्यापक थोड़ी आवाज़ में बोले तो यानी हमको नहीं सुन पाता है. जैसे ही ज़रा आवाज़ में बोले तो आवाज़ भी यहाँ हम बोलते हैं ಧ್ವನಿ ಆವಾज़. ಧ್ವನಿ यानी ಸೌಂಡ್. ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ मेल्लके मेल्लके माताड़े यानी अध्यापक पाठ करते समय आप जो बात करना चाहते हो तब क्या करते हो, यानी निदानवागी धीरे आवाज़ में यानी धीरे ध्वनि में आपके मित्र के साथ बात करने के लिए कोशिश करते हो अल्वा. अथवा निಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನೋ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೇ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ यानी माँ के पास जाकर क्या करते हो, छोटी आवाज़ में यानी बहुत कम ध्वनि में क्या करते हो, माँ के पास जाकर बात करते हो. जिस प्रकार अंत यानी ना जमा ता से हमको मिलता है ता अंत. अंत यानी एंड. हर एक काम को आरंभ रहता है ना, जिसका अंत भी होता है. अध्यापक भी पाठ आरंभ करे तो जिसका अंत भी होता है. जैसे ही हम बुरी कामों को करते रहते तो उसका अंत हर एक दिन आता ही रहता है. एक ना एक दिन उसका अंत भी होता है. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರು ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ, होताने. जिसे भगवान देखता रहता है ना, जिसका अंत भी करता है. जैसे ही ना और माँ से, ना और माँ, ना और माँ के मेल से हमको मिलता है ना, ना और माँ से, ना ना जमा माँ, जिससे हमको मिलता है ना यानी जन्म. माँ हमको जन्म देती है ना, माँ हमको जन्म देती है. जैसे ही सभ्य, स वा जमा या क्या होता है, ब्या यानी सभ्य. सभ्य ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जैसे ही ला जमा द, इल्द जल्दी, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी काजिए, है ना, जल्दी जल्दी करिए. जल्दी जल्दी आप जो लिखना चाहते हो लिखिए, जल्दी बोलिए. आपको जो कुछ बोलना है उसे आप क्या करना है, जल्दी बोलिए. जल्दी यानी तेज. वा जमा या, वा वा जमा या, जिससे हमको मिलता है व्या, है ना, व्यय. व्यय यानी खर्च. खर्च भी हमें बोलते हैं, व्यय यानी खर्च ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, जिसे हम खर्च भी बोलते हैं. एक्सपेंडिचर ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣ ಇದೆ ಅಂತಂದು
हमारे पास बहुत सी धन है कहकर हम क्या करना है, यानी वहाँ धन को व्यर्थ नहीं देखकर करना ಅವಶ್ಯ है. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. जैसे ही क्षमा, क्षमा, क्षम है ना, क्षमा, क्षमा यानी अर्थ. क्षमा अर्थ, क्षमा भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं, जैसे ही भूमि भी बोलते हैं. क्षमा यानी अर्थ. ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, धरती ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. क्षमा का अनेक अर्थ होते हैं. धरती, भूमि, दरा, ज़मीन है ना, अनेक शब्दों से हम पुकारते हैं. जैसे ही इसके साथ साथ हम रा की मात्रा के बारे में भी जानेंगे. यानी रा की मात्रा, रा मात्रा में हम दो प्रकार देखते हैं, रेप और पदेन की चिन्ह को भी हम देखते हैं. रेप और पदेन की चिन्ह को, यहाँ रा की मात्राएं होते हैं. रेप हमेशा अक्षर के ऊपर डालते हैं, जैसे ही पदेन को अक्षर के नीचे डालते हैं. यानी रा की चिन्ह लगाकर हम कैसे शब्द बनाते हैं, यहाँ भी हम जानेंगे. यानी यहाँ पर क्या होता है, रा की मात्रा हम कब प्रयोग करते हैं, यानी अक्षर के पहले या अक्षर के बाद, यहाँ भी हम जानेंगे. यानी समित अक्षर के साथ साथ हम क्या करेंगे, रा की मात्रा भी सीखना बहुत ही अवश्य है. यहाँ हम देखेंगे, ये रा की मात्रा, ये यानी रा की मात्राएं में हम दो प्रकार देखते हैं, जो हैं ये रेप है ना, ये पदेन, ये दोनों पदेन है. ये रेप, ये दोनों पदेन है. ये रा की मात्राएं होते हैं. ये है रेप, ये दोनों पदेन है. इन दोनों पदेन को हम क्या करते हैं, अक्षर के नीचे डालते हैं. रेप को हमेशा अक्षर के ऊपर डालते हैं. समित अक्षर में रा का उच्चारण पहले स्थान पर होता है, तो दूसरे अक्षर को पूरा लिखकर उसके ऊपर चिन्ह लगाना है. यहाँ देखो, रा जमा सा क्या होता है, स्रा होता है ना, स्रा, जिससे हम शब्द बनाते हैं कुर्सी है ना, कुर्सी. पहले हम क्या करते हैं, रा लिखे हैं, पहला रा आए तो यानी ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾ ಮಾತ್ರನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದು ನಾವು ರೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾ ಬಂದರೆ ಅದು ರೆಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ फर्स्ट व्यंजन बंदबिಟ್ಟು पहले व्यंजन अक्षर आकर बाद में रा लिखे तो क्या होता है, वो पदेन मात्रा होता है. समझ रहे हैं ना बच्चों? और एक बार मैंने आपको समझा रही हूँ, पहले रा लिखकर बाद में व्यंजन अक्षर लिखे तो वहाँ रेप हो जाता है. यानी अक्षर लिखकर बाद में हम क्या करते हैं, रेप का मात्रा लगाते हैं, यानी रा की मात्रा लगाते हैं. जैसे ही पहले व्यंजन अक्षर आकर बाद में रा लिखे तो तब क्या आता है, वो पदेन होता है. समझ रहे हैं ना? जैसे ही रा जमा ब क्या होता है, वो भ, चतुर्भुज, चतुर्भुज. ಚತುರ್ಭುಜ, ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚತುರ್ಭುಜ. ಟೆಟ್ರಾಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಗನ್. जैसे ही रा जमा ज, ज्र,
इसे हम लिखते हैं दर्जी। दर्जी यानी टेलर। दर्जी टेलर कपड़े सीते हैं ना, उससे हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। यानी हमको हम सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, कपड़ों को सिलाते हैं। उन कपड़ों को सीते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। जैसे ही आगे देखेंगे, र थ अर्थ बर्तन। बर्तन यानी ವೆಸಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತನ್. माँ बर्तन धो रही हैं, हम हर दिन बर्तन धोते हैं. बर्तन यानी पात्रेಗಳು. यहाँ क्या हो रहा है, पहले रा लिखकर बाद में व्यंजन अक्षर लिखे तो वहाँ क्या होता है, अक्षर लिखकर ऊपर रा की मात्रा डालते हैं, इसे हम कहते हैं रेप, है ना. पहले रा लिखकर बाद में व्यंजन अक्षर लिखते हैं ना, उस व्यंजन अक्षर को पहले लिखकर ऊपर रा की मात्रा डालते हैं ना, वहाँ क्या होता है, रेप की मात्रा होता है, यानी वहाँ रेप की चिन्ह होती है. जैसे ही अब हम देखेंगे पदेन. पदेन कैसा बनता है, यानी पदेन मात्रा को हम कब डालते हैं. यहाँ देखेंगे पहले व्यंजन लिखकर ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರನ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾ ಬರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಾ ಮಾತ್ರನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪದೇನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಕ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ರಾ ಒತ್ತು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ರಾ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಅರ್ಕ ಒತ್ತು, ಇದು ರಾ ಒತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಅರ್ಕ ಒತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಕ ಒತ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಗ, ವರ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಇವನ್ನ ನೀವು ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಕ್ಷರನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಕ ಒತ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ರಾ ಮಾತ್ರನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದು ರೆಪ್. जान रहे हैं ना बच्चों. अब हम देखेंगे पदेन ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪ್ರಕಾಶ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಪಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಾ ಒತ್ತಕ್ಷರನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟು ವ್ಯಂಜನ ಬರೆದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾ ಅಂದರೆ ರಾ ಒತ್ತು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ರಾ ಒತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಜನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಾ ಒತ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹನೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಜನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪದೇನಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಮಾತ್ರ ಪದೇನಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ. अच्छा, अब हम देखेंगे पदेन की चिन्ह, यानी पदेन हम कैसे डालते हैं. का जमा रा, जिसकी मेल से हमको मिलता है क्रा, है ना. क्रा से हम लिखते हैं क्रम, क्रिकेट, क्रमशः, अनेक शब्दों को हम लिख सकते हैं. क्रा से हम लिखते हैं क्रिकेट, है ना, जिससे हम शब्द लिख सकते हैं क्रिकेट. जैसे ही ग लन की मात्रा रा यानी ग्र, ग्रह. जैसे ही मा रा, मा जमा रा, जिससे होता है म्रा, यानी म्रा होता है वहाँ पर. जैसे ही ड हलन की मात्रा रा, यहाँ पर होता है ड्र. इस पदेन की मात्रा को हम हमेशा डा और टा के नीचे ही डालते हैं. डा और टा के नीचे, यानी इस पदेन की मात्रा को हम डालते हैं, डा और टा अक्षर को यहाँ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಾ ಮತ್ತು ಟಾಗೇನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ರಾ ಯಾನಿ ಡ್ರೈವರ್,
ड्राइवर, यानी वाहनों को चलाने वाला। जैसे ही ट जमा र, ट्र यानी ट्रक, भारी सामानों को लेकर जाने वाला एक वाहन होता है ट्रक ना। ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ वस्तुಗಳನ್ನು ಒಂದು कड़ेಯಿಂದ एक स्थान से और एक स्थान को पहुंचाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रक कहते हैं। ಅಂದರೆ ಭಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು वाहन। जैसे ही म्रा, तभी ने मैंने आपको बताई थी, म्रा मा जमा रा यानी म्रा सम्राट, सम्राट यानी राजा, सम्राट राजा। यहाँ मैंने आपको लिखी हूँ साम्राज्य, साम्राज्य, सम्राट, साम्राज्य ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। यहाँ हम लिखेंगे सम्राट, सम्राट साम्राज्य ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ राज्य। यहाँ मैंने आपको लिखी हूँ सम्राट, सम्राट यानी राजा। अच्छा बच्चों, आज हम क्या सीखे, यानी संमित अक्षर, संमित अक्षर के बारे में आप जाने हो। संमित अक्षर 4 हैं, 2 व्यंजनों के मेल से संमित अक्षर बनता है। उन यानी 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर संमित अक्षर कैसे बनता है, जिस संयुक्त अक्षर से शब्द कैसे बनाते हैं, उनकी अर्थ। जैसे ही रा की मात्रा के बारे में मैंने आपको समझाई हूँ। रा पहले लिखकर व्यंजनाक्षर बाद में लिखे तो वह क्या होता है, रेप का चिन्ह होता है। जैसे ही रा पहले व्यंजन अक्षर लिखकर बाद में रा लिखे तो वह पदेन होता है। यानी रा की मात्रा में हम 2 प्रकार देखते हैं, रेप और पदेन। पदेन में 2 हैं, एक और एक। ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಕ ಒತ್ತು ರಾ ಒತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। अच्छा बच्चों, यानी आज आप संमित अक्षर के बारे में और रा की मात्रा के बारे में जाने हो। इतनी समय मेरी पाठ को बहुत ही ध्यान से सुने हैं बच्चों। धन्यवाद।